वालेकुम, क्या हाल चाल है? बढ़िया, आप बताइए। एकदम बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ। कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पे आके? बहुत अच्छा। आप दोस्त भी बहुत अच्छे थैंक यू हैं, सो मच। इसलिए आपके साथ आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तो मतलब थैंक यू सो मच इसके लिए। तो नकुल, आज हम जो सेशन करने जा रहे हैं, सेशन बेसिकली न्यू एस्पिरेंट्स हैं जो उनके लिए मतलब कुछ बातें हैं जो कि आज का मतलब जो दौर है, जो यूट्यूब का दौर है, ऑनलाइन कोचिंग का है, तो इसके रिगार्डिंग आपसे बात करेंगे और आपसे बात पूछेंगे कि आपका जो अभी आपको 2 साल हो गया है सीबीएसई डिपार्टमेंट में, तो इस सर्विस से रिलेटेड कुछ बातें आपसे पूछेंगे कि कैसे आपकी सर्विस चल रही है अभी, और कैसे मतलब जैसे आज के टाइम में जैसे जैसे लोगों ने माहौल बना रखा है कि मतलब जो आपका डिपार्टमेंट है बेसिकली सीबीएसई, तो उसमें लोग मतलब वर्दी वगैरह दिखा के शॉर्ट्स बना के लोगों को मतलब थोड़ा सा मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, मतलब ऐसा मतलब दिखाते हैं लोगों को कि भाई एक इंस्पेक्टर की पोस्ट पता नहीं मतलब कितनी बड़ी पोस्ट है। तो ये सारी बातें हम आपसे इस वीडियो में जानेंगे। जी बिल्कुल। तो मैं आपका दोबारा से अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपने मतलब तैयारी मतलब कब स्टार्ट करी और कैसे करी, और कैसे आपके मन में आया कि मतलब मुझे सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए? आई थिंक सबसे पहले जो मैंने तैयारी स्टार्ट की वो 2017 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट की। तैयारी का ऐसा है, जैसे ही 12th पास की और जब ग्रेजुएशन कर रहे थे हम, तब आइडिया लगा बाकी अपने सीनियर्स को देखकर भी, जो थोड़ा सिलेबस देखा तो आइडिया लगा कि जो मेन सिलेबस है, स्पेशली मैथ्स और इंग्लिश जो हम बात करते हैं, क्योंकि उस वक्त मेंस एग्जाम में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश ही आते थे, और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में ऑब्वियसली आप इंग्लिश या हिंदी में से जो भी चूज जो पैटर्न चेंज हो गया जो भी चूज करना चाहें, तो उसमें 10th तक का सिलेबस ही आता है बेसिकली। थोड़ा सा आपको उसको बेसिक, अगर आपके 10th तक के क्लियर हों तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी चीज़ पे वर्क करते हुए मैंने सोचा कि तैयारी अच्छी हो पाएगी, मुझे लगा कि ये मेरे डोमेन में होगा तैयारी करना अच्छे तरीके से, तो मैंने उस पर फोकस किया। और कोचिंग मैंने, क्योंकि 2017 में जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ, उस वक्त टाइम थोड़ा कम था 2017 के एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, तो मैंने 2 से 3 महीने की कोचिंग की ऑफलाइन, तब ऑनलाइन का दौर नहीं आया था। तो उस वक्त कोचिंग के साथ साथ तैयारी शुरू की, और कुछ बहुत कम मार्जिन से पेपर क्लियर हो पाया, कुछ 5 या 6 नंबर से। हाँ, प्रीलिम्स से 5 या 6 नंबर से क्लियर हो पाए, कुछ बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा कट ऑफ से 5-6 नंबर के ज़्यादा थे, सिर्फ 5 या 6 नंबर ज़्यादा थे। और जिसके बाद फिर साथ साथ मेंस की तैयारी की, जब प्री क्लियर हो गया। और ये तो रहता ही है कि स्टार्टिंग में आप खुद को चांस देते भी हैं कि अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी हो रहा है तो आप खुद को बैक करते हैं कि आगे तैयारी कंटिन्यूस करें, इस साल के नहीं तो एटलीस्ट अगले साल के लिए। तो हमने तैयारी की, और उसके बाद मेंस की साथ साथ तैयारी की, और मेंस भी जैसा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था वैसे ही कुछ मार्जिन से 10 या 12 नंबर के मार्जिन से मेंस भी क्लियर हो पाया। मतलब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? जी नहीं हो पाया। ये था कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी अटेम्प्ट हो गया था, और फाइनली जो लगभग 20 से 25 नंबर फाइनल कट ऑफ से मेरे कम थे। अच्छा। हाँ, जिस वजह से कोई भी पोस्ट में सिक्योर नहीं कर पाया। हाँ, तो क्या आप मतलब न्यू एस्पिरेंट्स को एक बात बताना चाहोगे कि स्टार्टिंग में मतलब का फर्स्ट टाइम में आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता, क्या रीजन उसके पीछे? उस वक्त का ये कह लीजिए कि स्टार्टिंग का एग्जाम था, और मुझे पैटर्न तो एक चीज़ होती है जो पता लग भी जाता है, पर उस एक क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच करते हैं, क्या तैयारी का एक तरीका होना चाहिए, उसकी नॉलेज बहुत ही कम थी। और क्या आपने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेबस कंप्लीट कर लिया या सिलेबस आपका बचा हुआ था? सिलेबस डेफिनेटली, प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़्यादा कम थी। सिलेबस लगा लीजिए मोर और लेस कंप्लीट हो गया था, पर तब ये भी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। हाँ, ये सबसे ज़रूरी एक टॉपिक आ जाता है जिसमें जीएस की बात आती है, जो मैं अभी भी मानता हूँ कि एंड तक भी वीकनेस रही मेरी, और जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छी पोस्ट सिक्योर नहीं कर पाया इस एग्ज़ाम के थ्रू। यही इशू है कि जीएस को कंप्लीट करने के लिए आपको 6 से 8 महीने का, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए 2 से 3 महीने का टाइम था मेरे पास। तो जो भी शॉर्टकट मेथड मैं उस वक्त लगा पाया, वही एग्ज़ाम के लिए मैंने तैयारी की, क्योंकि उस वक्त जीएस मेंस में नहीं आती थी, सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आता था। तो बाद में मैथ्स और इंग्लिश की, पर मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली इंग्लिश मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, और मैथ्स में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बस एक एवरेज स्कोर ही मैथ्स में आ पाया। पर इंग्लिश की तैयारी, क्योंकि उस वक्त ये कहा भी जाता था जब मैं एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा था कि
मैथ्स का पेपर ऑलमोस्ट आसान ही हाँ, होता मतलब है। पहले प्रीवियस ईयर ही आता था। 160 आप स्कोर कर सकते हैं, पर इंग्लिश में 160 स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती है। 17 की बात कर रहा हूँ। 2017 के मतलब आसपास। हाँ। जब तक 17 का मेंस नहीं हुआ था, फिर जब 17 का मेंस हुआ जो कि 2018 की स्टार्टिंग में हुआ था, उसमें मुझे पता लगा कि मैथ्स मेरा कितना वीक है कि मैंने सिर्फ शॉर्टकट मेथड से तैयारी की हुई है, बेसिक से कभी उतना फोकस ही नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा स्कोर्स आई थिंक मैथ्स के मेंस में, जिसमें मैं कह रहा हूँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 17 में, सिर्फ 125 था। मतलब मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन, बेसिकली आपका सिलेक्शन है मैथ्स की वजह से यूं कह लीजिए कि सिर्फ एक उस वक्त हुआ भी बना कि मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट आया था, जबकि डिफिकल्ट नहीं था। एक बेसिक से जिसने तैयारी की हुई थी, कंसेप्ट जिसके क्लियर थे, उसके लिए वो पेपर मुश्किल नहीं था। कैलकुलेटिव कह सकते हैं पर कंसेप्चुअल था। और कहते हैं उस एग्जाम के बाद एडवांस मैथ्स पे बहुत ज्यादा फोकस होने लगा। हाँ, क्योंकि 2017 में मतलब मैंने भी देखा है और मैंने भी जब तैयारी करी तो 17 का जो मैथ्स था एडवांस का थोड़ा सा मतलब लेवल थोड़ा उन्होंने उठाया था। बाकी मार्केट में मुझे हवा बहुत ज़्यादा मचा था मतलब, और इसके पीछे में भी मतलब काफ़ी टीचर्स का हाथ था, तो उनका सेल्फ अपना मोटिव भी था उसके पीछे। हाँ, ये कह सकते हैं। बाद में इसको बहुत ज़्यादा हाइप अप किया गया कि एग्ज़ाम बहुत ही टफ था, जबकि बेसिक से खुद भी पर्सनली लगता है कि अगर बेसिक क्लियर करके तैयारी की होती तो फर्क पड़ता उस चीज़ पर उसके बाद काफ़ी कोर्ट केस भी हुआ, वो एक अलग चीज़ हो गई इस 2017 के एग्ज़ाम के ऊपर, जबकि रिजल्ट नवंबर 2019 में जाकर आया। तो वो प्रॉब्लम हुआ, पर इस बीच में एग्जाम्स की तैयारी चलती रही। इन्हीं के बीच में 1-2 एग्जाम्स और भी अटेम्प्ट किए जो एसएससी से मिलते जुलते इसी पैटर्न पे थे। फिर मतलब आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके मतलब कुछ माध्यम से आपका रहा, तो सेकंड अटेम्प्ट में मतलब आपने अपने आप को मतलब कैसे मतलब मोटिवेट किया कि मतलब अपने सेकंड अटेम्प्ट में अपने तैयारी करी कंटिन्यू, और अभी जो आपके पास है सेकंड अटेम्प्ट में आपने जो ली, तो वो सब बताइए कि मोटिवेट आज के टाइम में मतलब क्या है ना कि लोग मोटिवेशन जो है ना मतलब कुछ बाहर ही तलाशते हैं। एक्चुअली मतलब मोटिवेशन जो होता है हमारे अंदर होता है, जहाँ तक मुझे पता है। तो आप बताइए कि मतलब कैसे अपने आप को मोटिवेट किया और सेकंड अटेम्प्ट के लिए अपने तैयारी करी। आई थिंक मोटिवेशन एक सेकेंडरी चीज़ है। जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्राइमरी चीज़ ये है कि उसका सिलेबस क्या है, आपको कितना उस चीज़ का आइडिया है और कितना आप तैयारी करेंगे। बाहर से कोई किसी का एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं कि किसी ने बहुत अच्छी रैंक सिक्योर की पहले अटैम्प्ट में, उसका सिलेक्शन नहीं था, दूसरे अटैम्प्ट में उसने बहुत ही अच्छी रैंक सिक्योर की, तो आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं बेसिकली। आप पहले पता लगाइए कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो मैंने भी यही किया था। हालांकि कमी रही, मैं वो खुद पर्सनली मानता हूँ, तभी उसका रिजल्ट यही है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं जॉब जो मेरी थी वो सिक्योर नहीं कर पाया, जो मैंने इमेजिन किया था, जिसके लिए मैं ट्राई कर रहा था। कमी डेफिनेटली रही। तो पर ये है कि आप बेसिक एग्ज़ाम को देखिए, उसके सिलेबस को देखिए, उसके बाद तैयारी शुरू कीजिए। और आप मतलब अगर ये चीज़ें क्लैरिटी होंगी आपकी, तो मोटिवेशन आई डोंट थिंक इतना बड़ा फैक्टर है। मतलब क्या है ना कि मतलब आजकल क्या है ना कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि जैसे मतलब मॉक टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ जाता है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि मोटिवेशन स्पीकर की वीडियोस देखने लगते हैं कि मतलब हालांकि मतलब स्कोर नहीं आया उनका, और उन्हें बजाय मतलब स्कोर कि भाई मेरी गलतियाँ क्या है, कहाँ मुझे करना चाहिए, लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है इधर उधर देखते हैं कि मतलब अपने आप को फोर्स नहीं कि मेरा स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहा। जबकि डीप चीज़ है यही है कि मतलब जो मुझे भी लगता है कि अपना सिलेबस पे पूरा ध्यान दिया जाए। इसी चीज़ पे मैं बता रहा हूँ कि पहली बात तो स्टार्टिंग में अगर मॉक टेस्ट की आप बात करें तो स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जब आप एक साल अगर आप खुद को चांस दे रहे हैं कि मैं एग्जाम की तैयारी करूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बीच में ये बात बताऊंगी, अभी CGL 2024 का सबको पता होगा कि नोटिफिकेशन कब आना है, एग्जाम कब है प्री, अब से भी 9-10 महीने, अब से भी हम बात कर रहे हैं, एकदम एप्रोप्रिएट टाइम भी है। हाँ, एप्रोप्रिएट टाइम है। तो बेसिकली सिलेबस को देखें, थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, उनको प्रैक्टिस नहीं करना है, सिर्फ आइडिया लेना है कि एग्जाम किस पैटर्न पे आता है। और कहीं से भी आप एक कोर्स शुरू कर लीजिए, ऑफलाइन चाहे तो ऑफलाइन, नहीं तो आजकल ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए, इतने सारे प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए जहाँ आपको आजकल ट्रायल क्लास मिली जाती है, और जहाँ से भी आपको समझ आता है, किसी पर्टिकुलर टीचर की बात नहीं है, वहाँ से अपना एग्जाम की तैयारी शुरू करें। और कुछ 3-4 महीने दीजिए अपने आप को कि जब आपका एक सिलेबस एक किसी उस तक पहुंच जाए, तब जाके आप कहीं मॉक टेस्ट का सोचें। नहीं तो वीकली टेस्ट जो हर आजकल मेरे हिसाब से हर प्लेटफॉर्म पे होते होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट वो दीजिए, कोई सेक्शनल टेस्ट दीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, उसका कोई इशू नहीं है। पर पूरा का पूरा टेस्ट लगाना शुरू में, तो ऑब्वियसली आपके नंबर कम ही आएंगे अगर आप स्टार्टिंग के एस्पिरेंट हैं तो।
जो भी मतलब न्यू एस्पिरेंट्स है जो सीजीएल 2024 की अपनी तैयारी कर रहा है, तो वो मतलब इन बातों पे मतलब काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे कि अभी काफ़ी एग्ज़ाम जो है सितंबर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा, तो सिलेबस को मतलब थोरोली सिलेबस को कंप्लीट करें और उसके बाद ही मतलब मॉक टेस्ट के लिए जाएं। हाँ। तो इसके बाद अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो 2018 में मैंने 2018 के लिए तैयारी की, सीजीएल 2018 2018 में आपका प्रीलिम्स का स्कोर क्या था आपका 2018 में एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन तब पहली बार आया था। हाँ। प्री बहुत ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट तब भी नहीं हुआ था हाँ। मुझसे। और आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना था? नॉर्मलाइज स्कोर 170 क्रॉस कर गया, 171 था आई थिंक, 171, जबकि रो स्कोर इतना अच्छा नहीं था। स्कोर काफी अच्छा है, तो उसके नॉर्मलाइज स्कोर कह लीजिए कि आप अच्छा है, पर हाँ। रो स्कोर उतना अच्छा नहीं था। वो तब नॉर्मलाइजेशन का स्टार्टिंग सबसे पहला जो नॉर्मलाइजेशन हुआ वो 2018 में हुआ था, 18 में हुआ। उसके बाद फिर मैंने मेंस की प्रिपरेशन शुरू की। वही प्रॉब्लम जो पहले 17 में आई थी वही 18 में आई कि मैथ्स में एक एवरेज सा स्कोर आया 140। नॉर्मलाइज्ड हो आपके गया। मेंस में इंग्लिश का स्कोर क्या था? मेंस में स्कोर काफी अच्छा है। इंग्लिश में 189 रो स्कोर था, 195 नॉर्मलाइज स्कोर था इंग्लिश के मेंस में। तो फ्रेंड्स, जो नकुल का जो स्कोर है इंग्लिश में काफी बढ़िया स्कोर है, 195 आफ्टर नॉर्मलाइज्ड। तो मैं नकुल से मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बढ़िया बेहतरीन आपको एक इंग्लिश के लिए स्ट्रेटजी दे। वैसे स्ट्रेटजी मैंने भी दी है, बट नकुल इसको मैं स्पेशली बोलूंगा, और आप भी मतलब कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको स्ट्रेटजी चाहिए और मतलब कब तक आपको स्ट्रेटजी चाहिए, और एक बेहतरीन स्ट्रेटजी देंगे, क्योंकि इन्होंने 2018 के अलावा 2019 में भी मतलब बेहतर स्कोर किया इन्होंने इंग्लिश में। तो फिर फाइनली मतलब आपको 2018 में फाइनली 2018 में मेरे 700 आउट ऑफ 700 अगर मैं डिस्क्रिप्टिव का भी स्कोर जोड़ूं तो 567 मेरा फाइनल स्कोर बना था। जिसमें और अभी मैं करंटली वर्किंग हूँ टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी डिपार्टमेंट दिल्ली जोन में, जिसकी कट ऑफ गई थी 547। तो दो ऑप्शंस थे मेरे पास, क्योंकि 4200 और 4600 के लिए मेरे मार्क्स ही नहीं थे। मुझे वो जॉब मिलनी ही नहीं थी। 2800 ग्रेड पे मिल सकती थी। 2800 ग्रेड पे जी बिल्कुल मिल सकता था, सीजीए, अकाउंटेंट, सीजीडी, ऑडिटर। पर ये कुछ ऐसी पोस्ट्स हैं जिनकी जो लोकेशंस होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, और आप जब एवरेज मार्क्स या इतने मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपनी ग्रेड पे को की तरफ एक ध्यान दे सकते हैं या फिर आप लोकेशन की तरफ ध्यान दे सकते हैं। तो मैंने लोकेशन को चूज़ किया, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छे चांसेस लग रहे थे कि मुझे दिल्ली जोन मिल जाएगा, क्योंकि बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, तो दिल्ली एक नियर बाई सिटी है हरियाणा से जो पास पड़ता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही था, इसलिए मैंने दिल्ली जोन चुना, और यहाँ पे एज ए टीए में अभी वर्किंग हूँ। तो फ्रेंड्स, मतलब आज मतलब हमने नकुल से जाना ये। वैसे मतलब नॉर्मली मतलब क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में, मतलब जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं तो वो प्रीफ्रेंस भरने में काफ़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि मतलब इंस्पेक्टर पोस्ट मतलब ले लेंगे तो हम मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कितनी पावर मिल जाएगी। बट एक्चुअल में क्या है ना कि मतलब इंस्पेक्टर पोस्ट अगर आपको साउथ मिल रही है और आपको दिल्ली टैक्स असिस्टेंट मिल रही है, तो मेरे हिसाब से टैक्स असिस्टेंट एक बेहतर पोस्ट रहेगी, क्योंकि वो आपको दिल्ली के आसपास का जो भी है उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी हम नकुल से बात पूछेंगे कि मतलब क्यों साउथ में मतलब इंस्पेक्टर से दिल्ली टैक्स असिस्टेंट बेहतर है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे एक पर्सनल डिसीजन है कि कौन किस हिसाब से सोचता है। हम इस हिसाब से सोच रहे हैं। अब ये बेसिकली चीज़ ये सबको पता है जो इसकी प्रिपरेशन कर रहा है कि साउथ का कल्चर थोड़ा सा खाना पीना ये सब कुछ अलग है। पर ये एट द एंड ऑफ द डे मैं बहुत ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो सामने से जिन्होंने चूज़ किया है कि वो बेटर ग्रेड पे पर जाएंगे बजाय कि लोकेशन के। तो जो एडजस्ट कर पाता है उसके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं सिर्फ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस और एक जितना मैंने हाल फिलहाल में सुना है, क्योंकि आजकल आप सबको भी पता होगा कि जो इंटर कमिश्नरेट ट्रांसफर या इंटर जोन ट्रांसफर आजकल लगभग हर डिपार्टमेंट ने बंद किए हुए हैं, पहले जो कि ओपन थे। तो ये एक आजकल इशू है जो सबके बहुत लोगों के साथ, आपके भी आसपास जानने वाले होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम आई होगी। तो आप उस हिसाब से मतलब डील कर सकते हैं। आप पर्सनली क्या चाहते हैं, बजाय कि सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप इतना अच्छा स्कोर करें कि जोन और पोस्ट दोनों ही सिक्योर वो तो एक प्राइमरी से फोकस रहना चाहिए। बट अगर मतलब नंबर आपके मतलब इतने अच्छे नहीं है, मतलब अगर मान के चलो आपको मार्जिन पे मतलब आपको पोस्ट मिल रही है इंस्पेक्टर, तो देन मतलब लोकेशन मैटर करती है बहुत, क्योंकि उसके बाद जरूरी नहीं कि हम हमेशा सिंगल रहेंगे, क्योंकि नॉर्मली मतलब आगे मतलब लाइफ जो है शादी सबकी होनी है, फैमिली बननी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं।
तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जो बेंगलोर से मतलब इंस्पेक्टर को छोड़ के आए हैं, या कोई मतलब साउथ गया है, कोई किसी और पोस्ट पे गया है, मतलब एक्साइज में गया है, इनकम टैक्स में गया है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। शायद आपने मेरे को एक दो एग्जांपल ऐसे बताए थे कि कोई बेंगलोर से इंस्पेक्टर छोड़ के आया है। काफी ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको जो जिन्हें बाद में स्विच करना पड़ा हाँ। या उन्होंने किया, पे प्रोटेक्शन मिल गया, वो एक अलग सिनेरियो जो 2 साल कंप्लीट करने के बाद आपको मिल जाता है ज्यादातर डिपार्टमेंट्स में। गारंटी जितना मुझे थोड़ा इस बात में डाउट है कि गारंटीड आपको पे प्रोटेक्शन मिलता है या नहीं मिलता है। अभी तो थोड़ा केस जिसके ऊपर चल रहा है अभी थोड़ा। तो इसलिए मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि मिलता है, पर यही है कि अगर आप अपनी फैमिली के पास रहना चाहते हैं तो मतलब, और आपका स्कोर एक मिडल उसमें है कि ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा बुरा है, तो अगर आपको ठीक लगे तो यही चूज़ करना चाहिए कि आप एक लोअर ग्रेड पे की पोस्ट लें और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, लोकेशन अपनी प्रेफर करें, लोअर ग्रेड पे की पोस्ट लें और अपनी सबसे ज़रूरी चीज़ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। और भी एग्ज़ाम्स, सिर्फ एसएससी की बात नहीं है, जो भी एसएससी से मिलते जुलते एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ट्राई करें, अपनी स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम हो उसके लिए ट्राई करें, पर थोड़ा लोकेशन पे फोकस करें। अगर इनकेस अगर आपको कोई इशू नहीं है बाहर जाने में, आपकी फैमिली को कोई इशू नहीं है, फिर तो कोई इशू नहीं है, आप जाइए उसमें एज सच बेटर ग्रेड पे भी जाइए, तो कोई इशू नहीं है ऐसे। तो फ्रेंड्स, लोकेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आपका मतलब सिलेक्शन हो आपका, तो उस टाइम प्रेफरेंस आपको जब भरनी हो तो बहुत ही मतलब केयरफुल होके अपने प्रेफरेंस भरनी है, बजाय हमें कि मतलब दूर जाने के, तो हमें लोकेशन को प्रीफर करना चाहिए। पर्सनली मेरा भी ये मानना है। तो उसके बाद फिर आपने 2019 भी दिया आपने। जी हाँ, 2018 से मेरा सिलेक्शन हो गया, 2019 भी अटेम्प्ट किया। वो आई थिंक मैं पर्सनली मानता हूँ कि मेरा अब तक का बेस्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि हालांकि प्री में जो रो स्कोर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर जितना मुझे लगा तैयारी के हिसाब से और जो पेपर का उस प्रीलिम्स की शिफ्ट का जो लेवल था, आई थिंक मेरा ठीक ठाक या थोड़ा उससे बेटर स्कोर कितना स्कोर था? 46 रो स्कोर था। और नॉर्मलाइजेशन काफ़ी मतलब वो डिफिकल्ट शिफ्ट में थी, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट्स, तो 43 या 44 मार्क्स बढ़े थे, तो ऑलमोस्ट 190 पहुंच गया था, 189 पॉइंट समथिंग मार्क्स, जिसकी वजह से मतलब नॉर्मलाइज स्कोर 190 के को टच कर रहा था। तो फ्रेंड्स, नकुल का जो 2019 में स्कोर था ऑलमोस्ट 190 के अराउंड था, तो काफ़ी अच्छा स्कोर है 190 स्कोर। तो उसके बाद हम पूछते हैं कि मतलब आगे मतलब कि मेंस का मतलब, हाँ चलो आप अपना मेंस का बताइए आगे मतलब फिर क्या। ऐसा हम सब जानते हैं कि ये जो 2019 का जो प्रीलिम्स हुआ था वो मार्च 2020 में हुआ था। इमीडिएटली जैसे ही एग्जाम प्रीलिम्स खत्म हुए वैसे ही कोविड का लॉकडाउन शुरू हो गया था, जिसकी वजह से कह लीजिए कि सभी एग्जाम्स पोस्टपोन हुए थे। तो मेंस हुआ जाकर नवंबर में, जो आई थिंक शेड्यूल्ड था जून में, या मैं अगर सॉरी इफ आई एम मिस्टेकन, तो नवंबर में जाके हुआ। तो तैयारी के लिए काफी अच्छा टाइम मिल गया, और वो मैं तभी कह रहा हूँ कि मेरा आज तक का बेस्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि तैयारी की अच्छे से। और प्री और सॉरी मेंस में मैथ्स और इंग्लिश दोनों में मेरा 191 था आई थिंक स्कोर। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाँ मतलब वो 18 तारीख को शिफ्ट आई थी। शिफ्ट का मेरा इजीएस्ट शिफ्ट में 191 स्कोर था, जिसमें एटलीस्ट अगर आपको कोई अच्छी रैंक सिक्योर करनी थी, अगर आपके प्रीलिम्स में भी मार्क्स है तो 195 प्लस तो मिनिमम आपको स्कोर करना था, जिस शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। और मैं 191 ही स्कोर कर पाया, जिससे नॉर्मलाइजेशन में 198 हो गया स्कोर, जिसमें अगर आप एटलीस्ट अगर 200 जिन्होंने स्कोर किया मेरी शिफ्ट में, उनके मार्क्स आई थिंक 242 या 240 के अराउंड होंगे। तो ये एक काफ़ी बड़ा इशू रहा मेरे साथ, जिसकी वजह से हालांकि इंग्लिश का स्कोर ठीक था, 191.5 समथिंग इतना ही था। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितना? 193 पॉइंट समथिंग, जो कि 193 इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर है भी। तो न्यू एस्पिरेंट जो हैं शायद उनको आइडिया ना हो, तो मैं बता देता हूँ। 2019 में जो पेपर जो था 3 शिफ्टों में हुआ था, तो 15, 16 और 18 तारीख को। तो 18 तारीख का पेपर काफ़ी इजी दे दिया उन्होंने एज कम्पेयर टू 15 और 16। तो उसमें हुआ क्या कि 190 से नीचे जो स्कोर था तो उसके मार्क्स डिक्रीज करने स्टार्ट कर दिए, और जो 195 थे उससे कम थे, 190 और 195 के बिट में जो स्कोर था उसमें उन्होंने इतने ज़्यादा मार्क्स बढ़े नहीं। तो नकुल का जो मेन जो रीजन है वो यही है कि इसका इजीएस्ट शिफ्ट में इसका पेपर हो गया। तो इस वजह से इसका मतलब मेंस में इतना अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी मतलब इनको अच्छी पोस्ट नहीं मिल पाई।
तो उसके बाद मतलब आपको कौन सी पोस्ट मिली आपको? आई थिंक 2019 में जो मुझे पोस्ट मिली थी प्रेफरेंस के हिसाब से वो सीजी अकाउंटेंट मुझे जो पोस्ट मिली। अब मुझे मिली है जो ओके ओके मुझे भी सीजे अकाउंटेंट मिली है इस बार। वही पोस्ट मिली और मुझे लोकेशन की प्रेफरेंस 6 सिटीज की आई, जिसमें से सिर्फ एक आप कह लीजिए कि दिल्ली थी जो नॉर्थ में थी या हमारे आसपास थी। बाकी सारी नॉर्थ ईस्ट से भी थी, साउथ से भी थी, बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट से भी थी, मुंबई से, नासिक, शिलोंग, कोलकाता, चेन्नई और एक दिल्ली। तो आई थिंक मैंने यही डिसाइड किया, क्योंकि जैसे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा यहाँ, CBIC का जो दिल्ली जोन है उसमें थोड़ा सा ये फ़ायदा है, जो स्पेसिफिकली अगर मैं हरियाणा या दिल्ली के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बात करूँ, कि इस दिल्ली जोन में सिर्फ दिल्ली और हरियाणा ही है। CBIC के दिल्ली जोन की बात कर रहा हूँ, CBDT के नहीं। CBIC का जो दिल्ली जोन है उसमें सिर्फ दिल्ली और हरियाणा है। तो आपको कभी ना कभी चांस है कि आप अपने होम टाउन या उसके आसपास भी आपकी पोस्ट की लोकेशन आ सकती है कभी फ्यूचर में ट्रांसफ़र हुए तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं 2800 CG अकाउंटेंट को ना ज्वाइन करके इसी डिपार्टमेंट में रहूं और अपनी तैयारी फर्दर कंटिन्यू रखूं। मेनली इनका जो रीजन है 2019 में इनको जो पोस्ट मिली सीजे अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट का ग्रेड पे 2400 होता है, तो इनको 2800 ग्रेड पे पोस्ट मिली, जो कि इससे बेटर ग्रेड पे है। बट इनका जो स्विच करने का जो रीजन है, जो मुझे नकुल ने बताया, वो ये है कि बेसिकली इनको क्या ना दिल्ली और हरियाणा से बाहर नहीं जाना था, और जो इनको जो पोस्ट जो मिली थी उसमें क्या ना कि ट्रांसफर होते हैं हर 3 साल में, तो इस वजह से इन्होंने वो पोस्ट ऑप्ट नहीं करी। वैसे इसका कोई जैसे इरादा ऐसा नहीं था कि मतलब इसको पोस्ट खराब करनी है, हालांकि इसने शिद्दत से मेहनत करी जैसा इसने मुझे बताया। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब इसका मेंस इजी शिफ्ट में इसका हो पड़ गया, तो इस वजह से इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। क्योंकि 3-4 नंबर नकुल के अगर और होते, जो इसका स्कोर 191 था, उसमें 3-4 नंबर इसका और होते, जो शायद ये आज दिल्ली में इसको जिस डिपार्टमेंट में ये जो अभी पोस्टेड है उसी डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर पोस्ट पे होते। तो उसके बाद फिर आपने 2020 का अटेम्प्ट आपने नहीं दिया? 2020 और 21 मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, जो कि मैं कह लीजिए कंटिन्यूएशन में जो भी एक गलती थी, कह लीजिए कि कंटिन्यूएशन में तैयारी करते तो फर्क पड़ता। उसके बाद 20 और 21 का अटेम्प्ट करके मैंने सीधा 2022 में अटेम्प्ट किया। अच्छा, 2020 और 21 का आपने इसलिए नहीं दिया होगा, शायद आपको लगा होगा कि मुझे इस बार इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाएगी। 19 का कह लीजिए। उसके बाद मैं कंफ्यूजन में इतना रहा कि एग्जाम मुझे लगा उस वक्त कि शायद मैंने तैयारी बिल्कुल ही बंद कर दी, तो जिसका ये इशू रहा कि मैं एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाया। 2021 के लिए प्रिपरेशन ही नहीं हो पाई। आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया? फॉर्म अप्लाई नहीं किया, या किसी का फॉर्म अप्लाई किया तो एग्जाम प्रीलिम्स ही नहीं दिया, इसलिए बाद में मैंने 2022 ही अटेम्प्ट किया। और तब तक मैं 2022 में ज्वाइन कर चुका था तब तक मैं डिपार्टमेंट जिसमें अभी मैं करंटली वर्किंग हूँ, ये डिपार्टमेंट में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका था। मेरी ज्वाइनिंग हुई है मार्च 2022 में, और जो आई थिंक उसका एग्जाम हुआ है 2022 का CGL का प्रीलिम्स दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तब तक मतलब आप मतलब तैयारी से काफी अनटच भी हो गए होंगे? अनटच हो गए थे थोड़ी बहुत, जितना टाइम मिल रहा था ऑफिस के बाद हाँ, तैयारी कर रहा था उसमें। तो प्रीलिम्स तो फिर भी ठीक ठाक नंबर से पास हो गया, और तब तक क्वालिफाइंग भी हो गया था प्रीलिम्स। हाँ, उसके बाद तो 2022 ड्रास्टिकली पैटर्न चेंज हो गया। 2022 में पैटर्न चेंज हो गया कि प्रीलिम्स को क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया, और सिर्फ आपके मेंस के मार्क्स जुड़ रहे हैं उसमें। तो मैंने मेंस की तैयारी की, पर स्कोर वो काफ़ी कम आया, और मैं PS से जो भी सिक्योर कर पाया, जो कि पहली बार SSC CGL में आई थी, इससे पहले SSC CHSL में होती थी। तो जिसके लिए मैंने स्विच नहीं किया, क्योंकि दोनों सेम ही ग्रेड में हैं, और मैं ऑलरेडी आई थिंक दिल्ली जोन में हूँ, तो मैंने वो जॉब ऑप्ट नहीं की। ट्राई किया पर उतने मार्क्स नहीं बन पाए। फिर उसके बाद आपने 2023 के लिए भी अप्लाई फॉर्म किया आपने? फिर उसके बाद 2023 के लिए भी अप्लाई किया, और जैसा कि सब जानते हैं इस बार SSC ने एक डिसीजन लिया था कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को प्री में क्वालिफाई ना करवा के एक लिमिटेड ऑलमोस्ट 8 टाइम्स उन्होंने इस बार लिया, लिमिटेड अमाउंट में करवाया। और कह लीजिए कि मेरी भी तैयारी में कुछ कमी रही, जो मैं प्री की कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाया। ओके, 150। हाँ, वो थोड़ा फर्क पड़ता है, मतलब जैसे जो तैयारी का जो कंटिन्यूसली तैयारी करते हैं, जो उसका जो पढ़ने का जो मतलब हम जितना टाइम दे पाते हैं एक्चुअल में, उतना टाइम आपको नहीं मिल पाया होगा आई थिंक। शायद इस वजह से आपकी मतलब तैयारी अच्छी नहीं हो पाई होगी। जी हाँ, और 2023 में तो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ मेरे साथ। जितने भी 4 अटेम्प्ट दिए, 17, 18, 19 और 22 और 23, ये 5 अटेम्प्ट आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ।
तो उससे यही मैं बताना चाहूँगा कि जो भी एस्पिरेंट हैं कि अपनी तैयारी शुरू में प्री और मेंस देख के ना करें। जितना भी आप शुरू में, जब तक प्री एग्जाम नहीं हो रहा और आपके पास 7 से 8 महीने हैं जो कि इस एग्जाम में हैं 2024 में, तो आप अपनी कंप्लीट तैयारी इन 7-8 महीनों में कोशिश करें कि हो जाए एटलीस्ट। और देखिए, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जो स्टैटिक ही रहना है, उसमें कुछ भी डायनामिज्म नहीं आता। कंसेप्ट तो लिमिटेड कंसेप्ट है। जीएस का भी जो स्टैटिक पार्ट है उसको इस टाइम तक जरूर कर लें। उसके बाद बच जाते हैं आपके करंट अफेयर्स, वो डेफिनेटली साथ साथ चलते जो एस्पिरेंट्स 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो वो उन बातों को काफी ध्यान से सुने और एक एक बातों को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि नकुल को काफी एक्सपीरियंस है। नकुल ने 3 टाइम्स सीजीएल को निकाला है, तो एक बात को ध्यान से सुने जी। तो इस हिसाब से आप अपने 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी काफी टाइम है, 7 से 8 महीने एटलीस्ट हैं। प्री का एग्जाम 7 से 8 से भी ज्यादा ही महीने, क्योंकि अभी जो पेपर होना है जो अभी मेंशन्ड है एसएससी के कैलेंडर में, सितंबर अक्टूबर है आई थिंक। तो 8 महीने तो मतलब कम से कम है। जी हाँ। उसके बाद तो जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं उसके लिए काफी ज्यादा टाइम है, तो अपने सिलेबस को थोरोली कंप्लीट करके और एक सब्जेक्ट को अपना प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद ही अपना आगे की तैयारी जो हम नकुल से पूछेंगे और जानेंगे कि मतलब आगे कैसे, मतलब आपको कब मॉक टेस्ट देने चाहिए और कैसे आपको अपनी तैयारी में थोड़ा मतलब अगर आपको लग रहा है कि मतलब डिमोटिवेट हो रहा है मॉक टेस्ट वगैरह देके, सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 2023 में आपके मतलब प्लेन्स नहीं हुआ, तो उसके बाद मतलब आपने 24 के लिए भी मतलब क्या सोचा कुछ अभी? एक्चुअली मैं उसमें थोड़ी चीज ऐड करना चाहूंगा कि मैं जैसा पहले भी कहा था कि सिर्फ एसएससी तक लिमिटेड ना रह के कुछ और इंस्टीट्यूशंस के भी एग्जाम दिए हैं, जिसमें अगर मैं एक मेंशन करूं, जैसे अभी जिसका हाल फिलहाल में रिजल्ट भी आया, ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्जाम का रिजल्ट है। जी हाँ। एक उसके साथ साथ मैंने आईसीएआर असिस्टेंट का एग्जाम भी अप्लाई किया हुआ, जो कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, जो कि सीजीएल की जो टॉप पोस्ट है उसकी इक्विवेलेंट उसका ग्रेड पे है, इक्विवेलेंट कह लीजिए आप ग्रेड पे है। तो उसका भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो ये 2 एग्जाम्स भी मैंने अटेम्प्ट किए हुए हैं, जिसमें ईपीएफओ एसएससी का एग्जाम क्लियर हो चुका है। लास्ट में उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मतलब फाइनल रिजल्ट में जो नकुल का जो अभी जो रिजल्ट आया है रिसेंटली, तो उसमें नकुल का जो ईपीएफओ एसएससी में फाइनल सिलेक्शन इसका हो गया है, जो कि 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो इसमें नकुल की जो रैंक है वो एआर जो है 264 रैंक है उनकी। 264। तो फिर आपने जो आईसीआर वाला जो दिया है जो 4600 ग्रेड पे की जो पोस्ट है, तो उसमें आपको अभी क्या एक्सपेक्टेशन, आपको सिलेक्शन हो जाएगा उसमें आपका? नहीं होगा? देखिए, उम्मीद है, क्योंकि उसमें सिर्फ उसमें भी जैसे सीजीएल हो चुका है आजकल, प्री क्वालिफाइंग था और मेंस में 300 मार्क्स का मेंस हुआ था, जिसमें से 200 ऑब्जेक्टिव टाइप था और 100 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो सब्जेक्टिव है। तो आप सिर्फ 200 में से ही अंदाजा लगा सकते हैं आपके कितने मार्क्स आए आंसर की को देख के। आप डिस्क्रिप्टिव के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो मैं अभी सिर्फ होपफुल हूँ कि एग्जाम क्लियर हो जाए और फाइनल सिलेक्शन मिल जाए। पर आई थिंक कमिंग 1 to 2 मंथ्स में इसका एग्जाम भी फाइनल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आईसीआर असिस्टेंट में मेरा फाइनल सिलेक्शन होता है या नहीं। तो दोस्तों, अगर नकुल का अगर आईसीआर में मतलब सिलेक्शन होता है, 4600 ग्रेड पे इसको मिलती है, तो हम दोबारा से नकुल को बुलाएंगे और फिर से 1 घंटे का इंटरव्यू करेंगे। तो इसके लिए मेरी आपके साथ बेस्ट विशेस आपके साथ है मेरी, तो आपका मतलब सिलेक्शन हो, और क्योंकि आप डिजर्व भी करते हैं ये सब, क्योंकि इतनी आपने मेहनत करी है, तो बिल्कुल आपको पोस्ट मिलेगी। तो अभी हम नकुल बात करते हैं भाई स्ट्रेटजी की, मतलब जो, क्योंकि पता क्या है, वैसे हम जो स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं ना, ये स्ट्रेटजी ढेरों स्ट्रेटजी यूट्यूब पे मिल जाएंगी और दुनिया भर की स्ट्रेटजी, हर तीसरा आदमी स्ट्रेटजी बना रहा है। तो आज जो हम एक्चुअली बात करेंगे एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पता क्या इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है ना। जब मैं भी जब तैयारी करता था तो मतलब मैं भी कंफ्यूज रहता था कि मतलब कि भाई कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि स्ट्रेटजी ढेरों स्ट्रेटजी थी, सब अपना अलग अलग बताते थे, तो मैं भी कंफ्यूज होता था। लेकिन फिर मैंने चीज़ों को सीखा, तो मैं कुछ थोड़ा मैं भी बताऊंगा, कुछ अपना आप भी बताइए कि कैसे मतलब हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे जीएस सेक्शन की, क्योंकि जीएस सबसे मतलब क्रूशियल सेक्शन, टिपिकल भी है, थोड़ा सा क्रूशियल भी है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं। तो आप जीएस की स्ट्रेटजी बताइए। हाँ जी, तो जीएस का मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से इसलिए भी बता पाऊंगा कि जैसा कि मैंने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही कहा कि ये सबसे लो स्कोरिंग सेक्शन रहा मेरा भी, और काफ़ी प्रॉब्लम भी आई इस सेक्शन को कवर करने में।
ये सबसे टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन भी है, और आपको एक टाइम के बाद ये भी लग सकता है कि मैं इस सेक्शन पर पर्टिकुलरली इतना टाइम कैसे दे रहा हूँ, जबकि वेटेज इसकी सेम ही है। और अब कह लीजिए कि वेटेज बढ़ गई है ऑलमोस्ट, अगर बात करें तो 75 मार्क्स की अगर हम सिर्फ मेंस की बात करें, जो कि स्कोरिंग है आउट ऑफ 390, तो 75 आपको अब भी कम लग सकता है। पर यही इग्नोरेंस ही शायद आपको एंड में या तो अच्छी पोस्ट दिलाने से मतलब या अच्छी पोस्ट से दूर कर सकती है। तो बेसिकली यही है कि आप फिलहाल ये ना देखें कि वेटेज कितना है उसका, फिलहाल ये देखें कि अभी आपके पास टाइम काफी बड़ा है। तो आप बेसिकली सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट तैयारी करें, जैसा कि मैंने कहा कि ऑनलाइन तो ऑनलाइन, ऑफलाइन तो ऑफलाइन। तो अभी न्यू एस्पिरेंट को आप बताइए कि मतलब जो जीएस है उसको मतलब आज के टाइम में जो यूट्यूब पे जैसे सिलेबस मिलता है कि मतलब 1 महीने में जीएस कंप्लीट करें जैसे, मतलब तो क्या ये हेल्पफुल है क्या? मतलब एस्पिरेंट को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर किसी टीचर्स का कोर्स परचेज करना चाहिए, ताकि मतलब जीएस को एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज वे में कर सकें? किसी भी टीचर का आप कोर्स खरीद सकते हैं जो 6 से 8 महीने चल रहा हूँ, और मैं ये होलिस्टिक बात कर रहा हूँ, सिर्फ जीएस के लिए नहीं। एक कंप्लीट कोर्स बाय कीजिए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जिसमें अगर 6 से 8 महीने में हो रही है तो आप साथ साथ नोट्स बना पाएंगे और अपना रिवीजन कर पाएंगे। और फाइनली फिर आपको जब 6 से 8 महीने के एंड में आप देखेंगे, क्योंकि आपने नोट्स बनाए हैं और अपना रिवीजन किया है, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल पर होगी। और उस वक्त जब आप मॉक टेस्ट करेंगे, इसके साथ साथ ये तो मैं क्लास की बात कर रहा हूँ जो उसमें पढ़ाएंगे, अपने लेवल पर भी आप थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहें, क्योंकि होता है वीकेंड्स पर क्लास नहीं होती है। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, या फिर अगर आप रेगुलर कोचिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन कोचिंग में भी वीकेंड्स ऑफ मिल जाता है आपको। तो उस टाइम आप कोशिश कीजिए कि स्टैटिक जीएस और करंट अफेयर्स अपने लेवल पर करें। और ये जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ऑनलाइन कोचिंग है, वो मंथ एंड में जरूर आपको एक अलग से सेशन लेते हैं जीएस में करंट अफेयर्स के लिए। तो जब अगर आप वीकली या डे करंट अफेयर्स तो एटलीस्ट आप डेली करेंगे किसी भी एक ऐप से, या अगर आप न्यूज़पेपर से करना चाहते हैं वो एज यू विश, तो उनसे जरूर वो करें। क्योंकि आजकल 25 में से 3 से 4 क्वेश्चन, सिर्फ 3 से 4 में, ज्यादा नहीं कह रहा कि ज्यादा, थोड़े करंट अफेयर सेक्शन से नहीं, और थोड़े यूपीएससी पैटर्न पर, जहाँ 3-4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो भी 2022 से स्टार्ट हुए हैं। 2022 से बहुत ज्यादा नहीं है, मैं यूं नहीं कहूंगा 25 में से 15 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, 25 में से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड है, जहाँ आपको 3 स्टेटमेंट्स में से पता लगाना पड़ेगा कि कितने सही है और कितने गलत है। तो इसका मतलब आइडिया आपको तभी लग पाएगा जब आप थोरो स्टडी करेंगे। और इसीलिए ये बेसिकली जो इंटरव्यू है, जो बेसिकली मेरा जो पर्पज है इस इंटरव्यू का ये है कि जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिले, क्योंकि अभी एकदम अप्रोप्रिएट टाइम है और इस टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट पर सिलेक्शन निकाल सकते हैं। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि एसएससी 10 महीने का ऑलमोस्ट टाइम प्रीलिम्स के लिए दे रही है, क्योंकि अभी जनवरी ही आज 11 तारीख ही है, तो सितंबर अक्टूबर मान के चलिए आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद 3 महीने बाद मेंस होगा। तो जीएस के लिए बताइए कि आज के टाइम पे जो यूट्यूब है, क्या मतलब न्यू एस्पिरेंट को यूट्यूब से तैयारी करनी चाहिए? जो कि क्योंकि नॉर्मली क्या है ना कि टीचर्स क्या करते हैं, अपना यूट्यूब पे सिर्फ वो कंटेंट मिलते हैं जो कि सिर्फ उनको अपना मार्केटिंग एक टाइप से कह सकते हैं कि सिर्फ मतलब टीचर अपनी वीडियोस डालते हैं ताकि लोग उनको देखें वीडियोस को, और थंबनेल डाल देते हैं ऐसा कि मतलब एक 30 क्लास में हिस्ट्री कंप्लीट करें या 20 क्लास में ज्योग्राफी करें। तो इससे बच्चे आई थिंक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मिसगाइड होते हैं। तो आपका क्या मतलब व्यू है इस पे कि यूट्यूब से पढ़े या अपना एक कोर्स खरीदें? देखिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक कोर्स खरीदें। 1 महीने की तैयारी तब हो सकती है जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हो, जिसके पास टाइम नहीं था और सिर्फ 1 ही महीना बचा एग्जाम के लिए, पर अभी 8 से 10 महीने हैं। बिल्कुल। तो इसलिए एक प्रॉपर कोर्स कीजिए, ना कि रश करें आप कोर्स में कि इतना सारा एक साथ पढ़ें। और जीएस को याद करने के लिए, उस चीज का रिवीजन करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए टाइम चाहिए एक प्रॉपर दिन में। तभी मैं कह रहा हूँ कि ये शायद आपका सबसे टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन हो, पर सिलेक्शन और अच्छी पोस्ट आपको यही दिला पाएगा। तो दोस्तों, जीएस के लिए जो मतलब अभी तक जो मुझे नकुल ने बताया, उसमें मुझे मोटा मोटी जो मुझे समझ आया वो बात यही है कि आपको जीएस का कोर्स खरीदना है, कहीं से भी आपको कंप्लीट कोर्स लगाना है, उसके बाद आपको प्रॉपर उसके नोट्स बनाने हैं, और जब आप कोर्स लगाओगे, नोट्स बनाओगे, तभी आप जीएस में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इनका जो व्यू है, इनका पर्सनल व्यू है कि यूट्यूब पे जो है कंटेंट जो है काफ़ी मतलब अनऑर्गेनाइज कंटेंट है, तो वो हेल्पफुल तब रहेगा जब हमने अपनी तैयारी काफ़ी मतलब हमने कोर्स लगा लिया, लास्ट मतलब कह सकते हैं कि एग्जाम के 1-2 महीने बचे, तो रिवीजन के लिए आप उनको थोड़ा यूजफुल मान सकते हैं।
और करंट अफेयर्स जैसे मैंने कहा कि आप डेली चाहें तो डेली नहीं, वीकली तो एटलीस्ट जरूर करें, उससे ज्यादा लेट करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। और मंथ एंड में आपके कोचिंग जहाँ से भी आपने कोर्स किया वो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, या फिर वो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। करंट अफेयर्स ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो मंथली करंट अफेयर्स का एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर वो मंथली करंट अफेयर्स आपको तैयारी करवाते हैं। तो वहां से आप क्रॉस चेक किया, अपना तैयारी का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने जो प्रिपेयर किया इतने टाइम में वो सही किया कि नहीं किया। तो ये चीजें, या फिर मंथली मैगजीन्स भी आती हैं, आप उनसे क्रॉस चेक कर सकते हैं जो आपने तैयारी की है कि वो मैच कर रही है उससे। तो ये चीजें हैं इंग्लिश की। तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश स्ट्रेटजी की, क्योंकि इंग्लिश में भी काफ़ी एस्पिरेंट को दिक्कत होती है, स्पेशली जो हिंदी मीडियम से हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, जो मतलब जैसे अपना हरियाणा की बात करें तो हरियाणा बोर्ड से पढ़े हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ा है, कोई बिहार बोर्ड से पढ़ा है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इंग्लिश को आपने कैसा टैकल किया, क्योंकि आपका 2018 और 2019 में काफ़ी अच्छा स्कोर है, जो कि मतलब आपका 190 प्लस आपका हर बार स्कोर रहा आपका, जो कि एक बेहतरीन स्कोर है। तो अब इंग्लिश के लिए थोड़ा को बताइए कि मतलब कैसे क्या करें, कब कोर्स लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, और कब न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और कैसे मतलब वो कैब को रिटेन याद करें, और कब मॉक टेस्ट लगाएं, सब। देखिए, इंग्लिश का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो कोर्स से एक लिमिट तक ही आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपकी अपनी रीडिंग हैबिट और आप कितना तैयार करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। कंटेंट इसमें नहीं है, इन द सेंस जीएस में आपको कंटेंट मिलेगा और वो चीजें आपको करनी ही करनी है। इंग्लिश की बात इतनी है कि आप प्रैक्टिस कितनी कर पा रहे हैं। तो जो हिंदी मतलब रीडिंग प्रैक्टिस मैं कहना चाह रहा हूँ, जिसके थ्रू डेफिनेटली जो ग्रामर है उसके लिए आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। मतलब किसी टीचर्स का ग्रामर के लिए आप किसी टीचर का कोर्स ले सकते हैं, ग्रामर के लिए पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ। अब बात आती है आप जो अंडरस्टैंडिंग सेक्शन की, जिसके अंदर पैराजम्बल, जिसको पिक वर्ड्स बोलते हैं, कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप खुद के लेवल पर बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। जिसका तरीका है कि आप कोई ऐसा न्यूज़पेपर ले, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा जिसकी जो शुरू में आपको टैकल करने में बहुत डिफिकल्ट हो, जैसे इंडियन एक्सप्रेस की लैंग्वेज काफी इजी रहती है, हिंदू की लैंग्वेज शुरू में, बाद में बहुत शुरू में टफ रहती है, बाद में अगर आप एक बार सीख गए हैं तैयारी कर तो वो आपको बहुत फायदा भी करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट रहेगा। तो कोई भी न्यूज़पेपर हो जिसकी लैंग्वेज थोड़ी आसान हो, और नहीं तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, अपने फ्रेंड की है जो आपको एक रीडिंग की आदत डाल पाए, जिसके थ्रू, और आप कोशिश कीजिए, आजकल तो सबके हाथ में स्मार्टफोन है, आप किसी भी चीज का मतलब गूगल करके आइडिया लगा सकते हैं। तो शुरू में टाइम लगे तो लगाइए, अगर एक पैराग्राफ पढ़ने में आपको 1 घंटा जा रहा है, फिर वही बात है, उसकी वर्थ है, क्योंकि अभी टाइम है, तो उस पर फोकस कीजिए। धीरे धीरे रीडिंग हैबिट, मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि 5 दिन में या 1 हफ्ते में डेवलप हो जाएगी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे करेंगे, साथ साथ अपना ग्रामर को रखिए साथ में, रूल्स वगैरह जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो करेंगे। और आप ये भी एंड में देखेंगे, अगर आपकी रीडिंग हैबिट होगी तो आपकी ग्रामर भी उससे इम्प्रूव होगी, बिल्कुल इम्प्रूव होगी। सिर्फ बात वोकैब सेक्शन की या कॉम्प्रीहेंशन या क्लोज टेस्ट की ओवरऑल सेक्शन रीडिंग से इम्प्रूव होगा। तो रीडिंग एक ऐसी चीज है कि जिस पे जरूर फोकस करें। शुरू में इजीएस्ट अखबार उठाइए जिसकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल हो, और नहीं तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं उसके लिए। आप मतलब एनसीईआरटी से भी बात कर सकते हैं रीडिंग के लिए। हाँ जी, मतलब या कॉम्प्रीहेंशन की एक रीडिंग हो गई किसी चीज की, हाँ, या फिर आप किसी भी एक, मैं वही सजेस्ट करूंगा कि नोवेल ही पढ़ सकते हैं, जिस सिंपल लैंग्वेज से स्टार्ट करें, जिसको प्रॉब्लम है। और बाकी जिसको इंग्लिश जो सही से पढ़ा है, मतलब जिसको आइडिया है इस चीज का पहले से ही, उसके लिए एक एडेड एडवांटेज है कि वो अपनी तैयारी इस पे ग्रामर पे फोकस करे और साथ साथ रीडिंग हैबिट जरूर रखे। और ये नहीं करना है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन की तरह हमें पूरा एक अखबार एक ही दिन में कंप्लीट करना है। हाँ, मोस्टली एस्पिरेंट मतलब उन्हें लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वो पूरा पढ़ने नहीं बैठना। एडिटोरियल सेक्शन आप निकालिए, उसमें 2-2, 3-3 पैरा 2 दिन में या 3 दिन में एक अखबार कंप्लीट कीजिए, कोई इशू नहीं है। आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है, जीएस की प्रिपरेशन अलग से करनी ही है। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश की स्ट्रेटजी को मैं अगर थोड़ा कंसाइज करके बताऊं तो मोटा मोटी बात ये है कि मतलब आपको ग्रामर किसी टीचर से आप कर सकते हैं, बट जो अंडरस्टैंडिंग सेक्शन है वो उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, कोई आपको नहीं करवा सकता। तो ग्रामर करने के बाद आपकी थोड़ा सा इंग्लिश की मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी कि मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह की सबकी, उसके बाद आप अपनी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेनली जो आपको जो इंग्लिश से जो आपको इम्प्रूवमेंट जो आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश में, वो आपको मिलेगा रीडिंग से ही। जी बिल्कुल। तो
तो अब ये तो बात थी हमारी कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल से मतलब हम इनको बेहतर कर सकते हैं रीडिंग सेक्शन से। अब जो वोकेबलरी है कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीलिम्स का वेटेज देखो मैं तो 2 एंटोनिम, 2 सिनोनिम, 2 वन वर्ड, 2 सब्स्टिट्यूशन, मतलब तो ओवरऑल मोटा मोटी देखें तो 10 क्वेश्चन वोकेबलरी से आते हैं स्पेलिंग को मिला दे तो वोकैब को कैसे टैकल करें ये बताइए आप। वोकैब का भी जो मैंने उसी से लिंक्ड है कि आप जैसे ही कोई भी न्यूज़पेपर उठाएंगे उसके एडिटोरियल पार्ट का सेक्शन का रीडिंग शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ मुश्किल वर्ड्स लगेंगे, उन्हें एक हाइलाइटर से मार्क करें और उन्हें एट ए टाइम एक नोटबुक में नोट करके उसका मीनिंग, उसके थोड़े बहुत सिनोनियम जितने आप गूगल से टाइप कर सकते हो और एक सेंटेंस के थ्रू याद रखने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि आपको जितने गूगल ने सिनोनियम दिए हों अपने सब याद हों, पर आप उस सेंटेंस के थ्रू आप उस वर्ड को रिटेन कर पाएंगे और सेंटेंस के थ्रू ही याद रखें, कोई शॉर्टकट तरीके से याद करने की कोशिश ना बिल्कुल। करें। मतलब एक मतलब सेंटेंस में जब यूज करते हो किसी वोकैबुलरी को तो एक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो वर्ड आप बेसिक सबका एग्जैक्ट मीनिंग भूल जाओ बट आपको सेंस उसकी आपको याद रहती है। जी बिल्कुल। तो आप फिर उस न्यूज़पेपर में भी वो वर्ड किस सेंस में यूज हुआ है, किस लिए उसका सेंटेंस में यूज है, वो भी आपको आइडिया लगता है। क्या इससे पहले मतलब जो मुझे लगता है पर्सनली हमें जो एसएससी के पीवाईक्यूज हैं जो मतलब कह सकते हैं 7-8 साल के पीवाईक्यूज, तो क्या मतलब सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर की वोकैब करने की बजाय क्या हमें जो पीवाईक्यूज पे करना चाहिए मतलब या फिर हम सीधा न्यूज़पेपर करना चाहिए? पहले न्यूज़पेपर पढ़ें, रीडिंग डेवलप करें, सेंटेंस में वर्ड का मतलब समझे, बाद में पीवाईक्यूज। और आप ये भी देखेंगे, मेरा कहने का मतलब है कि पीवाईक्यूज जो जैसे बहुत सारी बुक्स आती हैं तो उसमें मीनिंग भी रहता है उस वर्ड का, उसमें सेंटेंस भी रहता है, तो जैसे मतलब मोटा मोटी चारों सेक्शन की बात करें, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम, मतलब ऑलमोस्ट ये 1,000 सब सारे मिला के हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है ऐसा पर्सनली, नकुल का अपना व्यू अपना है, तो जैसे पीवाईक्यूज है ना, सबसे पहले आपको एसएससी के पीवाईक्यूज को निपटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उन वर्डों को जो है ना आप न्यूज़पेपर में भी देखोगे, क्योंकि मैंने जनरली मतलब मैंने पीवाईक्यूज पहले दोनों में से आप जो भी चीज पहले करें, मैं पर्सनल ओपिनियन यही दूंगा कि आप पहले रीडिंग पर ध्यान दें, बाद में क्योंकि आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे जो एसएससी के जो कॉमन वर्ड्स होंगे उनको कनेक्ट कर पाओगे ऑलरेडी। अगर आप रीडिंग न्यूज़पेपर की करेंगे तो आप ऑलरेडी उन वर्ड्स को कवर कर पाएंगे जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो पहले से आए हुए क्वेश्चन उनको ऑलरेडी कवर कर लेंगे तो इजी रहेगा। तो बेसिकली अपने आप को कन्फाइन करने की बजाय कि आप सिर्फ वर्ड और मीनिंग पढ़ रहे हो फिर उसका सेंटेंस याद करें, एक रीडिंग की हैबिट के तौर पे अगर आप डेवलप करेंगे तो न्यूज़पेपर पढ़ने में भी आपको आसानी रहेगी। इन द लॉन्ग रन बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम काफी है, तो ये तरीका होगा। और रीडिंग से ना सिर्फ आपकी वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, पीक्यूआरएस, मतलब ओवरऑल इंग्लिश सेक्शन आपका ओवरऑल सेक्शन अच्छा होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप समझना शुरू करेंगे फिर आप एडिटोरियल्स में से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए वर्ड्स भी ढूंढ पाएंगे और इडियम्स और फ्रेज भी ढूंढ पाएंगे जो सेंटेंस में यूज होते हैं, उससे भी आपको आइडिया लगेगा। और एंड में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं। जब आप एक रीडिंग एक इस लेवल पर आ गई है कि आप चीजों को समझना शुरू कर दिए, तब आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल वो करना तो है ही, इन द एंड बिल्कुल करना। मुझे मतलब मैंने ऐसा देखा है मोस्टली कि एसएससी में इंग्लिश जो है ना 80-90% रिपीट होती है, पीवाईक्यूज आते हैं, तो पीवाईक्यू की अपनी इम्पोर्टेंस है। पर जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तब इस बात पे इतना ध्यान ना दें, स्पेशली जब एग्जाम इतना दूर हो। पहले आप एक ऑन द होल अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, किसी भी सेक्शन के लिए बात करें, स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए नहीं है, कि जब एग्जाम अभी आप क्रैश कोर्स की तरफ ना जाए, वो 1 या 2 महीने पहले शुरुआत करनी होती है। अभी जब आपके पास इतना टाइम है तो 8 से 10 महीने एसएससी की प्रिपरेशन के लिए इनफ है। तो ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि इतने टाइम में प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। 8 से 10 महीने बहुत ही ज्यादा हैं, क्योंकि 5 से 6 महीने में तो हर सब्जेक्ट का कोर्स खत्म हो सकता है, उसके बाद मतलब 3 महीने मतलब मॉक टेस्ट वगैरह उनके भी टाइम बच सकता है। तो अभी हम बात करते हैं मैथ्स सेक्शन की, मतलब तो मैथ्स के लिए नकुल क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? देखिए मैथ्स के लिए वही बात आपने मतलब बताया कि 2018 और 19 में मतलब आपने मिस्टेक करी, तो वो मिस्टेक बताइए कि मतलब न्यू एक्सपीरियंस को नहीं करनी चाहिए, मतलब और जिसकी वजह से मतलब आपको एक अच्छी पोस्ट मतलब आपको मिलती, मतलब हम बात करें थोड़ी पास्ट की, इवन आपको 2000 अभी जो आईसीआर गया अभी आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, बट 2018-19 में आपने जो गलती करी मैथ सेक्शन में वो आप एस्पिरेंट को बताइए कैसे मतलब आपके मैथ सेट बनने की स्ट्रेटेजी हो सकती है। मुझे लगता है कि जो मतलब किसी सेक्शन में मतलब किसी सेक्शन की वजह से रहा है, तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया तरीके से वो गाइड कर सकता है।
देखिए मैथ्स का जो मेरे साथ भी प्रॉब्लम रहा, मेरे देखिए 2-3 प्रॉब्लम्स आ सकती है मैथ में। जो मेरे साथ प्रॉब्लम रही वो शॉर्टेज ऑफ प्रैक्टिस रही, कि मैंने प्रैक्टिस उस लेवल पे नहीं की। एक बात और समझ लीजिए, जो मैथ्स में जो एक वर्ड आ गई है ट्रिक्स, वो ट्रिक्स और कुछ नहीं है। जब आपका बेसिक इस लेवल का स्ट्रॉन्ग हो जाता है तब आप स्टेप्स को स्किप करना शुरू करते हैं, बीच से छोड़ना शुरू करते हैं स्टेप्स को, और उसी को ट्रिक्स कह देते हैं। लेकिन वो मोस्टली एस्पिरेंट जो है ना, हाँ, ट्रिक को मतलब गलत सेंस में लेते हैं। मतलब ट्रिक कोई अलग से बनाई हुई चीज नहीं है, ट्रिक्स बस बेसिक फॉर्मूले को शॉर्ट कर दिया है, दैट इज इट, और कुछ इसमें नहीं। पता क्या है ना कि आजकल के टीचर्स हैं ना, वो भी मतलब काफी ज्यादा ट्रिक पे मतलब ध्यान देते हैं। मतलब उनका मेन अटेंशन ये रहता है कि कितनी मतलब ऑडियंस उनके पास आए, कितने कोर्सेज बचे, तो वो भी मिसगाइड काफी कर रहे हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। देखिए आप किसी भी एक टीचर का जो बेसिक से कोर्स को पढ़ाना चाहे और टू द पॉइंट पढ़ाए, इधर उधर की बातें ना हो, टू द पॉइंट पढ़ाए, और उसी के बारे में उसी का कोर्स आप मैं सजेस्ट करूंगा। लीजिए कोई भी टीचर हो सकता है जिनका आपको समझ आ जाए। तो किसी का आप भी मतलब किस चीज का कोर्स मतलब सजेस्ट करोगे अपने जो न्यू एस्पिरेंट है, जो देख रहे हैं? देखिए मतलब मैम, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप जरूरी नहीं आप उन्हें फॉलो करें, क्योंकि मैंने तैयारी की थी। वो एक है पवन राव सर, मैथ्स विद पवन राव, मैथ्स विद पवन राव, आपको यूट्यूब पर भी फ्री वीडियोस मिल जाएंगी, जरूरी नहीं कि आप कोर्स देखें। उनसे मैंने क्योंकि उनका मुझे लगता है पर्सनली, मैंने किसी और टीचर को फॉलो नहीं किया इसलिए मैं बता नहीं सकता, मुझे किसी फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया था उनका कोर्स। तो उनका कोर्स जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि मुझे उनका समझाने का तरीका ठीक लगा। तो ये सिर्फ मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जिनसे भी आप पढ़ना चाहें, जिनका भी आपको समझ आता है। पर ये देखें कि बेसिक से स्टार्ट करें, आप ट्रिक्स पे सीधा ना जाएं कि आप थंबनेल देखें और क्लिक कर दें, ऐसा नहीं है। पूरा कोर्स पे ध्यान दीजिए। ये बेसिकली चारों सेक्शंस के लिए है। रीजनिंग में आप कह लीजिए कि इतना कोई कंसेप्ट इतना ज्यादा नहीं होता, कुछ जो सेक्शन कुछ जो चैप्टर्स होते हैं उनमें इतना से, पर मैथ्स एक ऐसी चीज है जो आपको बेसिक से स्टार्ट करनी पड़ेगी। बेशक आप अर्थमेटिक देखें या रेशियो प्रोपोर्शन, अर्थमेटिक का भी कह रहा हूँ, एडवांस में तो और ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है बेसिक की, पर अर्थमेटिक में भी होता है, आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है अपना। तो किसी ट्रिक बेफालतू की ट्रिकों पे ध्यान नहीं देना है, बेसिकली बेसिक्स को अपना, बेसिक्स को बहुत ही मतलब आपको स्टार्टिंग से मतलब स्ट्रॉन्ग करते चलना है। मतलब बेसिक्स आपके इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि आपको ट्रिक फिर आप खुद भी बना लेंगे। ट्रिक अलग से आपको यूं नहीं कि किसी बुक की या किसी टीचर की या किसी की भी जरूरत नहीं। जब आपका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जब आपकी प्रैक्टिस उस लेवल पे हो जाएगी तो आप खुद भी कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आप भी किसी को बता पाएंगे। तो ये तरीका है कि आप मैथ्स को टैकल करें और प्रैक्टिस जितनी कर पाएंगे मैथ्स की, अगेन यही बात है, जैसे रीडिंग सेक्शन की हमने इंग्लिश में बात की, ऐसे ही मैथ्स की बात है। बेसिक पहले देखें, उसको तैयार करें और उस पर फोकस करें, उसके हिसाब से क्वेश्चन निकालें। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा और आप रेगुलर हैं तो डेफिनेटली आपको तैयारी में हेल्प मिलेगी और शॉर्ट ट्रिक्स आप खुद बना पाएंगे। किसी पर्टिकुलर टीचर या बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब जैसे ही आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। पूरा मॉक टेस्ट देने की गलती मत कीजिए, उस चैप्टर की इनिशियली जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तब तक फुल मॉक टेस्ट ना दें, चैप्टर वाइज टेस्ट लगाएं ताकि वो आपको हेल्प करें। तो फ्रेंड्स, अभी जो मतलब नकुल ने अभी बताया मैथ्स के लिए स्ट्रेटजी, तो मैं उसको कंसाइज करके बताऊं तो ये है कि सबसे पहले आपको किसी टीचर्स का कोर्स लगाना है। और अगर आपकी सेल्फ स्टडी की हैबिट है तो वैसे बहुत सारे टीचर्स के क्लास नोट्स भी अवेलेबल है मार्केट में, तो आप वहां से भी आप अपना सिलेबस कर सकते हैं। बट जिसकी हैबिट नहीं है तो किसी टीचर्स का कोर्स लगाए और अपने क्लास नोट, हैंड रिटन क्लास नोट्स अपने बनाए। उसके बाद ही वो अपने PYQs की प्रैक्टिस करें और जितनी ज्यादा हो सके वो प्रैक्टिस करें। यही मतलब मैथ सेक्शन में एक बेहतर स्कोर करने की रणनीति है मेरे हिसाब से। और जो नकुल ने भी जो मुझे बताया कि जो 2018-19 में जो नकुल की जो गलती थी वो था लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो आप ये गलती ना करें बिल्कुल। सिलेबस करने के बाद प्रैक्टिस करें बहुत ज्यादा जी। जो अब लास्ट सेक्शन जो भी बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं, जो कि मतलब काफी एक इजी सेक्शन भी है रीजनिंग सेक्शन। इजी और डिफिकल्ट आपकी मतलब प्रिपरेशन के हिसाब से है। जैसे इसमें वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग अलग अलग चीजें हैं, तो ये भी एक ऐसा सेक्शन है कि जिसमें आपको कोई कंसेप्ट, कुछ जो टॉपिक्स हैं जिसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता, उसमें आप ये है कि आपने प्रैक्टिस उस चीज की कितनी कर पाए हैं।
कि उस चीज को आप ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ का मिक्स होगा। कभी कभी एनालॉजी में आपको क्वेश्चंस आपकी जीएस से भी आ जाएंगे, क्यों आ सकते हैं। अगर मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ज्यादा नहीं, तो आपको मान लीजिए कैपिटल्स को लेके एनालॉजी बना दी है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की कैपिटल्स को लेके एनालॉजी, तो आपको आइडिया होना चाहिए करेंसी की बना दी है, या फिर मतलब किसी स्टेट का गवर्नर पूछ लिया उन्होंने, एनिमल का वो कर दिया है एनालॉजी के लिए। तो ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज है, टॉपिक इतने सारे हैं। आप मान लीजिए क्लॉक, जैसे मैं क्लॉक कह सकता हूँ, जिसके हाल फिलहाल में क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, पर जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसमें थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं, तो वो आप कवर करें, उसके हिसाब से करें। मिरर इमेज, वाटर इमेज, कटिंग द फिगर, काउंटिंग द फिगर, इसमें बेसिकली कुछ दो चार रूल हैं, बाकी पर जितना आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही है। ऐसा ही मिसिंग नंबर सीरीज, ये कुछ ऐसी हैं। डाइस, जो ऐसी चीजें हैं कि जो रीजनिंग प्योरली प्रैक्टिस बेस्ड है। कंसेप्ट देखिए, इंग्लिश में आपको ग्रामर मिल जाएगी, मैथ्स में आपको अरिथमेटिक, और एडवांस में बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड आपको चलना पड़ेगा, कंसेप्ट बेस्ड चलना पड़ेगा। रीजनिंग में कंसेप्ट उतने ही कम हो जाते हैं, पर ये बात है कि प्रैक्टिस बेस्ड बहुत ज्यादा है रीजनिंग। जिन टॉपिक्स का मैंने नाम लिया, हो सकता है कुछ टॉपिक्स हो जिनमें कंसेप्ट, रीजनिंग का मतलब मेन मतलब जनरल इंटेलिजेंस, आप उस वक्त कितना जल्दी उस चीज को सोच पा रहे हैं, तो उस चीज को जल्दी कितना क्रैक कर पा रहे हैं। तो क्या मतलब किसी जो न्यू एस्पिरेंट है, तो स्पेशली जो, तो क्या उसको मतलब कोर्स करना चाहिए या फिर किताब से? कोर्स तो मैं एक बार जो बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट है उसको हर सब्जेक्ट का सजेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर देखें जो बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट है, क्योंकि सिर्फ मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि उन्हें वो चीज आती भी होगी, पर क्या उस स्पेसिफिक गिवन टाइम पीरियड में वो उस चीज को सॉल्व कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा टाइम। आप ये समझ लीजिए, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, तो आपको भी आइडिया होगा। बेसिकली मैं सीजीएल के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ और एग्जाम टाइम क्वेश्चन हर कोई कर लेता है क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कोर्स आप जरूर किसी भी एक टीचर का देखें। ऑब्वियसली अलग अलग सेक्शन के अलग अलग टीचर्स होंगे, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके देखिए, अगर आप दूर हैं कहीं। बाकी ऑफलाइन अगर आपको ज्यादा समझ आता है और आपके पास ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है, तो ऑफलाइन भी कीजिए, जैसी आपकी मर्जी हो। तो पर कोर्स पे पहले फोकस कीजिए और एक बार देखिए जाके, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी खुद जरूरत पड़ेगी। और एसएससी की मैं पर्सनली मानता हूँ कि ऐसी कोचिंग है जो आप अगर एक बार ढंग से कर लें, तो आप 5 या 6 या 7 अटेम्प्ट, कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। उसके बाद आप तैयारी बदलती नहीं है। पैटर्न हालांकि देखिए 2022 में बिल्कुल चेंज हुआ है, और क्वेश्चंस वही हैं, मोर और लेस वही हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस, चॉपिंग एंड वो तो हर साल होते चेंजेस। तो ये चीज है जो आपको चारों सेक्शंस में हेल्प कर सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं कंसाइज करके बात बताऊं तो रीजनिंग सेक्शन के लिए तो ये है कि न्यू एस्पिरेंट्स को स्पेशली अपना कोर्स लगाएं किसी टीचर से, और अपना नोट्स बनाएं, उसका बना सकता है, जो बताया नकुल ने कि जैसे क्लॉक है, कैलेंडर है, जो मुश्किल जो चैप्टर है थोड़े जो, तो उनके अपने नोट्स बनाएं, और उसके बाद अपने पीवाईज को लगाएं, तो आपको रीजनिंग सेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। तो अभी हम बात करते हैं मॉक, जो कि बहुत ही अभी जैसे सभी ने मतलब अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो यही है कि मतलब जो, क्योंकि क्या होता है कि जब प्रीलिम्स देते हैं, मेंस देते हैं, तो उसमें एक बाउंडेशन होती है, तो उस टाइम बाउंडेशन को मतलब कम करने के लिए जो अभी हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट मतलब कैसे लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए और कहाँ से लगाएं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। देखिए बेसिकली सबसे पहले कब मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, तो सबसे पहला आंसर यही है कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब फुल मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें। बाकी चैप्टर वाइज आप टेस्ट बिल्कुल देते हैं। सबसे पहले मॉक टेस्ट में मतलब बात करूं मैं, क्या हमें किसी वेबसाइट से, या सबसे पहले हम पीवाईक्यूज के मॉक टेस्ट लगाएं? ये देखिए इन द एंड आपके हाथ में कि आप कौन सा प्रेफर करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट तो जरूर लगाएं। अब किस ऑर्डर में लगाने हैं या किस तरह लगाने हैं, ये और सजेशन मैं देना चाहूंगा, किसी ऐसी वेबसाइट पे ना चले जाएं जो बिल्कुल ही इस लेवल पर इररिलेवेंट, जो एग्जाम में आना ही ना हो, कि उस हाई लेवल पे हो, आप भी डिमोरलाइज होंगे, कि आपको खुद की तैयारी पर भी डाउट होगा। ऐसा रखें जो रेलेवेंट हो एसएससी के, थोड़ा उसके ऊपर लेवल का बिल्कुल तैयारी करना बहुत अच्छी बात है। जैसे ओलिव बोर्ड है, अभी जो टेक्स्ट बुक है, मतलब थोड़ा मतलब टेक्स्ट बुक है, ओलिव बोर्ड बहुत सारे में, इनफैक्ट जिससे अगर किसी से आप कोचिंग करेंगे तो उनके भी अपने अलग मॉक टेस्ट होंगे। मॉक टेस्ट तो आप मतलब कितनी वेबसाइट है, आप किसी से भी लगा सकते हैं, बस इतना हो कि वो रेलेवेंट हो, किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट की बात नहीं है।
वो रेलेवेंट हो, और मॉक टेस्ट कितने लगाने चाहिए और कैसे लगाने चाहिए, वो बात ये है कि ये नहीं है कि आप एक ही दिन में 3-3 4-4 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। आप एक मॉक टेस्ट दीजिए, जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है एक मॉक टेस्ट दीजिए, उसको उस दिन एनालाइज करिए कि आपने कहाँ मिस्टेक की है, आपका स्कोर क्या बन रहा है और आपने कहाँ मिस्टेक की है। फिर 2-3 दिन का गैप दीजिए, और देखिए ये तैयारी में आप मान के चलिए कि अगर ऐसा ना हो तो बहुत अच्छी बात है, पर ये मान के चलिए कि आपको हर सेक्शन में, चाहे रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे, जो आपको रिटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, जो आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो एक दिन मॉक टेस्ट दिया, 2-3 दिन फिर आप अपने उन डिफिकल्ट टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको रिवीजन भी करनी है। फिर 2-3 दिन बाद एक मॉक टेस्ट दीजिए, उसको उस दिन एनालाइज कीजिए कहाँ आपने गलती की, और मेक श्योर कीजिए कि उस टॉपिक में, उस क्वेश्चन की आपकी दोबारा गलती ना हो। तो फ्रेंड्स, अभी जो सिलेबस करने के बाद जो मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको, तो आपको ज्यादा मॉक टेस्ट भी नहीं लगाने हैं। जो जहां तक मतलब नकुल ने मुझे भी बताया, तो मैं उस बात को कंसाइज करके बताऊं तो मॉक टेस्ट जो लगाने हैं, तो हमें जैसे 2 दिन में 3 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना है, और हमें एनालाइज बहुत ही मतलब डीप एनालाइज करना है हमें, कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और किस चैप्टर हमारी वीकनेस है। तो जिस चैप्टर में वीकनेस हमें फील हो रही है कि मतलब मेरे उस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं कर रहे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसका अपना रिवीजन बेहतर करें। और ये चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, कम मॉक टेस्ट लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप एंड तक ये करें। जब मान लीजिए पेपर में सिर्फ 1 महीना बाकी है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपने मॉक टेस्ट भी कुछ लगाए, अब जब 1 महीना बच जाता है तब आप रेगुलर मॉक टेस्ट बिल्कुल लगा सकते हैं, ताकि आपको एक उस एग्जाम के माहौल का भी आइडिया हो। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप टाइमर, एक स्टॉप वॉच या करके ऑफलाइन मॉक टेस्ट ना लगा के, आजकल स्मार्टफोन सबके पास है, सिस्टम पर लगाएं, क्योंकि वो टाइमर अपने हिसाब से चलेगा और आपको रियली एक एग्जाम का फील आएगा। हाँ, हैबिट डेवलप होगी आपकी मॉक टेस्ट देने की। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑफलाइन ना लगाएं, बेहतर यही होगा। बाकी अगर आपको शुरू में प्रॉब्लम आ रही है तो ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, पर सिस्टम पर लगाएं, मोबाइल हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर जो भी अवेलेबल हो उस पे ही लगाएं, क्योंकि उस पे टाइमर सेट होगा और वो अपने हिसाब से, वो लिटरली एग्जाम के हिसाब से ही चलेगा, और आप उसमें अपना स्कोर कर पाएंगे या देख पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने आपसे मिस हो रहे हैं। तो वो आपको एग्जाम के माहौल के लिए बिल्कुल तैयार करेगा। और शुरू में ये भी हो सकता है कि आपकी तैयारी पूरी है, पर शुरू के कुछ मॉक टेस्ट में स्कोर कम आए, क्योंकि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वो आप टाइम के साथ ही सीखेंगे। उसके लिए कोई अलग से स्ट्रेटेजी नहीं है, ना इतना ज्यादा लोड लेने की बात है। आप जैसे जैसे मॉक टेस्ट आगे लगाते जाएंगे, आप टाइम मैनेज करना खुद ब खुद सीखेंगे। आपको खुद पता चलेगा कि मेरा कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, जिसको मैं पहले जल्दी खत्म कर लूं। क्योंकि देखिए, प्रीलिम्स की जहां तक मैं स्पेशली बात करूं या किसी मेंस की भी बात करूं, वेटेज एक क्वेश्चन की सेम है। प्री में एक क्वेश्चन के 2 नंबर है और मेंस में एक क्वेश्चन के 3 नंबर है, तो टाइम उतना ही लगना है। तो आप खुद भी एनालाइज कर पाएंगे कि जो सेक्शन मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको मैं जल्दी कंप्लीट कर पा रहा हूँ और अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर पा रहा हूँ और अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ, उसको आप पहले करें। उस हिसाब से फिर आप खुद भी डेवलप करना सीखेंगे अपनी चीजों को, कि मॉक टेस्ट में पहले कौन सा सेक्शन लगाना है, बाद में कौन सा सेक्शन, और वही चीज आपको फिर एक्चुअल एग्जाम में काम आएंगी। बिल्कुल। अभी हम बात करेंगे कि जो आज का जो मतलब सोशल मीडिया का टाइम है, तो जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले कि जो तैयारी जो लोग करते हैं, तो कि न्यू टीचर्स हैं जो कि मतलब बात करते हैं मतलब कि एक घंटे में मतलब कि भाई एक ही चैप्टर को कंप्लीट करें, या फिर मतलब 20 क्लास में पूरा मैथ्स कंप्लीट करें। तो इन सब चीज़ों से मतलब स्टूडेंट जो न्यू एस्पिरेंट है वो कैसे बचे? देखिए, फिर वही बात आ जाती है जो इस इंटरव्यू में काफी बार मेंशन की गई होगी और आपने भी ध्यान दिया होगा कि टाइम काफी है आप सबके पास। हम पर्टिकुलरली एसएससी सीजीएल 2024 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आप एक चीज ध्यान रखें कि टीचर कोई भी हो, एक ही रखे, एक सब्जेक्ट का। अलग सेम टॉपिक या सेम चैप्टर अलग अलग बुक्स या अलग अलग टीचर से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आपको पहले, आप जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी, जो मैंने सजेस्ट किया है, आप अपनी क्लास लेना चाहते हैं, पहले उनकी ट्रायल क्लास आजकल हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो पर्टिकुलर टीचर की आप पहले ऑनलाइन क्लास के ट्रायल लेके देखिए। आपको जब 1 या 2 चैप्टर समझ आएंगे या 2 क्लास समझ आएंगे, इनफैक्ट तो 99% चांस है कि आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आएंगे, अगर आपको उनका पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो इसी चीज पर ध्यान दें।
और ये सारी चीजें अभी आपके लिए बिल्कुल नहीं है कि कितने ही दिन में आप थंबनेल को देखते हुए क्लिक करें। प्रैक्टिकल जितना रहेंगे और जितना असल चीजों से दूर नहीं जाएंगे और शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे तो डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। वैसे मुझे लगता है कि बिल्कुल मतलब लास्ट भी हो, अगर आपके पास 1 महीना बचा हो तब भी आपको मतलब ये 1 घंटे 1 महीने में सिलेबस खत्म करने वाली वीडियो नहीं देखनी चाहिए। पर्सनली मुझे भी लगता है आपको अपनी तैयारी पर भरोसा करना होगा उस वक्त, क्योंकि आपने जो 8 से 9 महीने तैयारी की है या 1 साल तक जो तैयारी की, अभी भी कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे, और जिसने तैयारी नहीं करी है वो तो 1 महीने में वो पढ़ के कुछ सिलेक्शन ले भी नहीं सकता है, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज्यादा है। और इस मामले में फिर रूमर्स पे भी ध्यान ना दें, किसी ने कह दिया कि उसने 1 महीने में तैयारी की। आप सबसे अच्छा रहेगा कि अपनी तैयारी पे फोकस करें, अपनी तैयारी को बैक करें और जितना काम रह पाए उतना रहें पेपर के आसपास। तो डेफिनेटली सभी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी, सिर्फ सीजीएल की इन पर्टिकुलर बात नहीं हो रही। अगर हम सोशल मीडिया की टर्म में बात करें, जो आज के टाइम में इंस्टाग्राम और फेसबुक है, रील्स का भी मतलब काफी मतलब लोग देखते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। स्पेशली मतलब एस्पिरेंट भी इससे नहीं बच पाते हैं, वो भी अपना टाइम खराब करते हैं। तो एस्पिरेंट कैसे मतलब अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रख सकते हैं? देखिए, कुछ तो मोटिवेशनल रील्स का तो अब किसी को क्या ही कहना है, एक पर्सनल चॉइस है कौन क्या देखना चाहता है। पर वही एक्सटर्नल मोटिवेशन काम नहीं ही आएगी, गारंटी है ये, ऑलमोस्ट गारंटी। मतलब जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, मुझे लगता है कि माचिस की तिल्ली की तरह है, जो माचिस की तिल्ली जलती है, जल जाती है, थोड़ी देर में बुझ जाती है। मुझे लगता है ऐसा ही है मोटिवेशन, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन। मोटिवेशन ना भी हो, या मैं इस चीज को कह रहा हूँ, चलिए मैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाह रहा, पर बेसिकली ये है कि आपकी तैयारी हो, आपको पता हो आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उसका सही तरीका क्या है, एक बेसिक से प्रिपेयर करने का तरीका क्या है। देखिए, अब तैयारी का तरीका ऑब्वियसली वेरी करता है, पर जब आपके पास टाइम इतना सारा है तो आप तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयारी करें, मतलब मेरा आपको फायदा ही करेगी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया से कैसे बचे, और क्या आप अपनी जब अपनी तैयारी कर रहे थे तो आपने भी क्या सोशल मीडिया मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपने सोशल मीडिया को जितना अवॉइड कर पाए, स्पेशली इन चीजों को, आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थोड़ी देर देखना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं, थोड़ी देर के लिए, मैं वापस वर्ड यूज कर रहा हूँ, कुछ देर के लिए। बाकी आप अगर आजकल आउटडोर स्पोर्ट कम हो गए हैं तो अगर उसको परस्यू कर पाए, किसी आउटडोर स्पोर्ट को, या योगा मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपको रिलैक्स फील कराने के लिए, और जरूरत भी पड़ेगी, जिसकी एक आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ दिन डेफिनेटली ऐसे होंगे जब आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो उस वक्त ये है कि बहुत ज्यादा पैनिक ना करके खुद को शांत रखें और अपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें। मान लीजिए आउटडोर स्पोर्ट अच्छा लगे, योगा मेडिटेशन कर रहे हैं, या कहीं अपने जिम कर रहे हैं, घूमने चले गए थोड़ी सी दूर के लिए, तो ये चीजों पे जरूर ध्यान दें। फोन में जितना आप ज्यादा ध्यान लगाएंगे, ऑलरेडी अब जब हम ऑनलाइन कोचिंग की बात करें तो ऑब्वियसली आप अपने सिस्टम पर ध्यान दे रहे हैं, और अगर आप फ्री टाइम में भी आप एक फोन तो दिमाग को रिलैक्स नहीं कर पाओगे, आप अपने माइंड को रिलैक्स कर, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है तैयारी के लिए। ये भी ध्यान रखें, अगर सिर्फ एडिशनल चीज है, इसका कोर्स से कोई लेना देना नहीं है, या किसी सेक्शन से नहीं है, या ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरत है कि जब वो इतना टाइम एक चीज पर या एनर्जी फोकस कर रहा है तो उसे उसकी बॉडी और माइंड दोनों चीज, मेंटल और फिजिकली दोनों रिलैक्स भी होनी चाहिए। तो इस चीज से कोशिश करें कि दूर रहे। थोड़े से टाइम के लिए देखना चाहते हैं देखें, पर बहुत ज्यादा टाइम इस पर स्पेंड ना, मतलब बेसिकली क्या है ना, किसी भी चीज का एडिक्शन ना हो, मतलब तो सोशल मीडिया का एडिक्शन नहीं होना चाहिए बेसिकली। बिल्कुल। और एक मेरा क्वेश्चन ये है रकुल कि जो मतलब मैंने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखी मतलब लोगों की, क्योंकि मैंने भी मतलब 3-4 साल तैयारी करी, तो लोग ये कहते हैं कि अपने आप को मतलब सोशली मतलब अपने आप को मतलब कट आउट कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो। तो क्या मतलब ये बात सही है, क्या ऐसा करना चाहिए एस्पिरेंट को? नहीं, देखिए, जो आपके क्लोज वंस हैं उनके साथ तो आपका नॉर्मल जो वो चलेगा, जितनी भी बॉन्डिंग है वो चलेगी। आप जब अपनी तैयारी कर रहे हैं वो आप अपना फोकस्ड रहिए कि आपको इतने टाइम तैयारी करनी है, आपका पढ़ने के टाइमिंग्स हैं इस टाइम, मतलब आइडियली तो यही रहेगा कि जो हम पहले भी कहावत सुनते हैं कि जल्दी सोएं जल्दी उठें, और अपना जो दिन के ये पर्टिकुलर टाइम है उस वक्त अपने पढ़ाई पे फोकस करें, और कट आउट करने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल है। वीकेंड्स पे स्पेशली मान लीजिए आप 5 से 6 दिन तैयारी कर रहे हैं तो एक दिन आधा दिन जरूर ऐसा रखें जब आप बिल्कुल किताबों से दूर हो,
ताकि वो आपको री एनर्जाइज करने में हेल्प करेगा और अगले दिन आप दोबारा तैयारी कर पाए। थके हुए हों या किसी बात से थोड़ा बहुत परेशान हो तब पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने दिमाग पे अननेसेसरी लोड शांत करना चाहिए, अननेसेसरी लोड डाल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। वो आपकी पढ़ाई कुछ काम नहीं आएगी जब आप प्रेशर में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि उस वक्त बाहर घुमाएं या कुछ भी कीजिए अपने, या म्यूजिक सुन लिया हल्का, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं। पर प्रेशर में जब आप मेंटली थोड़े परेशान हो या फिजिकली थोड़े मतलब आप थक गए हो या किसी भी चीज़ की वजह से, तो बिल्कुल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर जो हम जिस टाइम तैयारी कर रहे हैं तो उस टाइम जो अपने रिलेशनशिप्स हैं जो कि मतलब नॉर्मली लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, तो आज मैंने सोचा कि आपसे बात करूँ मैं। तो ये रिलेशनशिप से मतलब क्या, मतलब हम जब तैयारी कर रहे हैं तो मतलब अगर कोई रिलेशनशिप में है तो उसको कैसे मैनेज करें, और क्या मतलब प्रिपरेशन है ड्यूरिंग मतलब रिलेशनशिप अच्छा है या नहीं, मतलब आपके हिसाब से क्या? आई थिंक पर्सनली मैं इस बात पर ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। तो ये फिर एट द एंड ऑफ द डे पर्सनल चॉइस है कि आप किस हिसाब से। पर ऐसी कोई भी चीज़, सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, चाहे आपकी दोस्ती हो या कोई भी और चीज़, या आपका कोई ऐसा मान लीजिए अब जैसे हम अभी लेजर एक्टिविटीज़ की बात कर रहे थे कि खेलने की बात कर रहे थे, आउटडोर स्पोर्ट की, अगर वो भी आपकी तैयारी के बीच में आ रही है या रिलेशनशिप या कोई भी चीज़ ऐसी, फिर तो वो ऑब्वियसली आपके लिए नुकसान करेगी। अगर आप सब कुछ चीज़ मैनेज करते हुए अपनी तैयारी कर पा तो फिर कुछ भी गलत नहीं है। सब क्वेश्चन मेरे दिमाग में भूल गया यार, अभी अच्छा क्वेश्चन। हाँ अनुकुल, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि मतलब मोस्टली एस्पिरेंट को मतलब ये भी रहता है कि मतलब कितने घंटे पढ़े हैं, तो आपके हिसाब से मतलब कि नॉर्मल एस्पिरेंट को मतलब कितने घंटे पढ़ना चाहिए? देखिए, कौन कितनी जल्दी चीज़ें कैच कर पाता है पढ़ते वक्त, कितनी जल्दी उसे समझ आता है, ये भी अब एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आपको बेसिकली अपना थोड़े दिन जब आप तैयारी शुरू करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है और किस पे मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। तो शुरू में अगर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़े तो दीजिए, थोड़ी चीज़ों को एडजस्ट कीजिए बाकी जगह। जैसे जैसे धीरे धीरे आप तैयारी शुरू करेंगे, और देखिए अगर कोई बिल्कुल एस्पिरेंट अभी 0 से स्टार्ट कर रहा है, मैं एक एग्जांपल में, तो शुरू के 1-2 महीने उसे प्रॉब्लम आएगी, आप मान के चलिए। उस वक्त तैयारी छोड़ना या डिप्रेस हो जाना या थोड़ी सी चीज का ज्यादा वो बुरा मान जाना कि मैं तैयारी कर ही नहीं पाऊंगा या मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो ये बिल्कुल वो बात नहीं है कि मेरे साथ वाले ने ज्यादा कर ली। पहली बात तो सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। अगर किसी से गाइडेंस लेनी है तो किसी सही चीज में लें, कि मान लीजिए कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा या किसी चीज को टैकल करने में, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक को टैकल करने में डिफिकल्टी आ रही है, बजाय कि इस पे ध्यान देने की बाकियों की कितनी तैयारी हुई या बाकियों ने एक सेक्शनल टेस्ट में कितना स्कोर कर लिया, ये सब चीजें एंड में इवेंचुअली मैटर नहीं करेंगी। परसिवरेंस मैटर करेगी कि आप कितना ज्यादा कंसिस्टेंट थे अपनी तैयारी के टाइम पे। तो कितने घंटे, तो ये तो बिल्कुल आई थिंक इररिलेवेंट बात है, आप कितनी देर पढ़ते हैं। आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आपकी क्लास में पढ़ाया गया है, मैं बात कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज, एक जैसे नॉर्मल मतलब जब तैयारी कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ। ऑन एन एवरेज जैसे बात की, जीएस सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो शुरू में वो काफी टाइम लेगी। रीजनिंग, मैथ्स ऐसी चीजें हैं जो शुरू में, और ज्यादातर आप एक वो चीज है जो इसमें एक पर्टिकुलर, अगर हम बात करें आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की बात करें जिनके साथ, तो बिल्कुल ऐसे होते हैं जो बहुत ब्राइट होते हैं रीजनिंग और मैथ्स में। इंग्लिश में मान लीजिए उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पर मैथ्स, रीजनिंग और जीएस क्योंकि वो अपने मीडियम में पढ़े हों तो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उनको इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आई थिंक कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करेगा, मतलब इस हिसाब से पर्टिकुलर टाइमिंग अगर मैं बात करूं, अगर ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, इससे तो जिससे मतलब अपनी तैयारी को एंजॉय भी कर सके और मतलब बर्डन भी ना हो, 8 से 10 घंटे मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब इससे अगर किसी का सिलेबस इस उसमें नहीं होगा तो उसे थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है खुद को दूसरी जगह। बिल्कुल पागल नहीं होना है तैयारी करते टाइम कि आप खाना पीना भूल गए हैं, कुछ आपको होश ही नहीं रह रहा और आप तैयारी को एंजॉय करते हो, नॉन स्टॉप पढ़े जा रहे हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। पर और जितना मैंने, और मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, और जितने मैंने बाकी एक्सपीरियंस का भी सुना है, जिन्होंने 8 से 10 घंटे मोर देन इनफ होंगे अगर आप तैयारी करते हैं। स्टार्टिंग में आप मान लीजिए थोड़ा इससे ज्यादा हो सकता है क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, पर आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो डेफिनेटली नीचे आएगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप खुद को टाइम मैनेजमेंट सीख पाएंगे कि मुझे कितना टाइम किस सब्जेक्ट में लग रहा है, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। 8 से 10 घंटे के बाद वैसे भी इंसान का दिमाग थक जाता है, ह्यूमन ब्रेन को मशीन तो है नहीं कोई।
तो नकुल थैंक यू सो मच आपको इस इंटरव्यू में आने के लिए। थैंक यू तो सो मच। हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं। थैंक यू सो मच। आपका इस बार 40 विकेट के बाद सिलेक्शन हो। ओके, होपफुली। थैंक यू।